हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का 2024 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। और ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें आप लोग को ये पता चलेगा कि 2024 में क्वेश्चन का लेवल कैसा था और कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा, उसको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ताकि 2025 में जो आप लोग को एसएसटी का एग्जाम होने वाली है सामाजिक विज्ञान का, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बना के आ सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा है 2024 में। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को न्यायालय के द्वारा निम्न में से किस कारण से फांसी दी गई थी या फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लुई 16वां को फांसी की सजा कब हुई थी। तो याद रखिएगा 21 फरवरी 1793 ईस्वी। 21 फरवरी 1793 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। और कारण क्या था, तो बोला गया था यह देशद्रोह के कारण दिया गया था। मतलब देश के खिलाफ कोई कार्य करना, देश के विरुद्ध कोई कार्य करना, देशद्रोह का कारण कारण जो है ना, लुई 16वां को क्या किया गया था, फांसी की सजा दी गई थी। आप लोग भी पहले देखिए, चार ऑप्शन दिखाएंगे हम, पहले आप लोग लगाइए टिकट, देखिए कितना हमारा सही होता है। कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि हम कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है, फ्रांस की क्रांति के दौरान 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली द्वारा कौन से प्रावधान पारित किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रावधान था ना, वो दायित्वों और करों की सामंती व्यवस्था को समाप्त करना, पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए मजबूर करना, धार्मिक कर समाप्त कर और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि पर जब्त करने, ये सभी पारित किया गया था। ये तीनों था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसे कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोले। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह विचार किसका था। देखिए यह विचार जो था ना, मेनली एडम स्मिथ का था, लेकिन इसमें एडम स्मिथ ऑप्शन में नहीं है। अगर एडम स्मिथ ना रहे तब हम लोग किसका टिक लगाएंगे, कार्ल मार्क्स को टिक लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। फोर नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, रूसी इतिहास में निम्न में से किस क्रांति को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। तो देखिए खूनी रविवार के नाम से किसे याद किया जाता है, तो 1905 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति को खूनी रविवार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका कारण था 22, याद रखिए 22 जनवरी 1905 को, 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग में, कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों एवं आम जनता के द्वारा सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किए थे। लेकिन रूसी सेनापति जो थे, रूस का जो सेनापति थे, सैनिक जो थे, वो सब आम जनता और मजदूरों को एकदम गोला बारूद से मारना स्टार्ट कर दिए और हजारों लोग मारे गए, कई लोग घायल हो गए, जिसके कारण इस क्रांति को खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्या बोले है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉब्स योजना किसने बनाई थी। तो जर्मनी में जो संकट हुआ था ना, उस संकट से हटाने के लिए डॉब्स योजना जो है ना, अमेरिका द्वारा लाया गया था। लेकिन अमेरिका का भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं रहता, वहाँ पे भी अकाल हो जाता है, जिसके कारण अमेरिका लास्ट में डॉब्स योजना के तहत बोला गया था कि संकट से निकाला जाएगा। कुछ मदद भी किया था, लेकिन पूरा पूरी जो है ना, संकट से नहीं निकाल पाया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है। कीमतें बेहिसाब मतलब समझते हैं, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु हम खरीदने के लिए गए हैं और उस वस्तु को खरीदने के लिए खूब ज़्यादा पैसा लग रहा है। जैसे मान के चलो एक पेन खरीदना है और पेन को खरीदने के लिए मान के चलो एक अटैची हम पैसा दें,
तो बोलो यहाँ पे कीमतें जो है ना बेहिसाब बढ़ गया। पेन का कीमत 1 अटैची पैसा, तो कीमत क्या हो गया, बेहिसाब बढ़ गया है। तो ऐसे स्थिति को बोलते हैं अति मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, अति मुद्रास्फीति। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वन जो लुप्त होता है ना, वो लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो वन विनाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वन विनाश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, गद्दी समुदाय के लोग अपने मवेशियों को चराते हुए अप्रैल में उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मी लाहौल और स्पीति में बिता देते हैं। लाहौल और स्पीति भारत के किस राज्य में स्थित है, तो लाहौल और स्पीति जो है ना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये दोनों जगह जो है ना एक पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, 1871 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित सबसे खतरनाक कानून में से एक कानून कौन था। तो ये आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है ना, ये सबसे खराब कानून माना जाता है। आपराधिक जनजाति अधिनियम क्या था, एक वैसा जनजाति जिसे आपराधिक जनजाति माना जाता था, मतलब उसको कहीं घूमने के लिए नहीं दिया जाता था। जहां उसका निवास स्थान था वहीं पे रहने के लिए मजबूर किया जाता था। कहीं पे चोरी डकैती लूट मार होती थी ना, तो उस पे ही इंजाम लगा दिया जाता था। और इस नियम को बोला जाता है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो पारित किया गया था आपराधिक जनजाति अधिनियम। लेकिन ये नियम जो है ना उचित नहीं माना गया, और अंततः यह नियम को 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में इसे क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, 10 क्या बोला है, बेंदुइन्स, बारबेड्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना कुछ चारवाहा समुदायों का नाम है। ये चारवाहा समुदाय जो है ना किस देश में पाए जाते हैं। मैंने देखिए देश नहीं, यहाँ पे महादेश पूछना चाहिए था, क्योंकि ये कोई एक देश का नहीं है। कोई केनिया का है, कोई इथियोपिया का है, कोई सोमालिया का है। ये मेनली सभी देश जो है ना अफ्रीका में है। तो हम बोल सकते हैं कहाँ का है, अफ्रीका का है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, निम्न में से कौन सा देश विश्व की रोटी का टोकरी वाला देश के नाम से जाना जाता है। तो रोटी की टोकरी वाला देश अमेरिका को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका जो है ना खाद्यान्न फसल के उत्पादन में अग्रणी देश माना जाता है। और अमेरिका में गेहूं, मक्का, सोयाबीन ये सब का उत्पादन जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण अमेरिका को रोटी का टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 12। पहली बार क्रिकेट किस देश ने खेला था। तो सबसे पहले क्रिकेट किसने खेला था, इंग्लैंड ने। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 13। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है। तो देखिए ये भारत है। भारत के इधर जो है ना बंगाल की खाड़ी है, ये कहाँ है, बंगाल की खाड़ी। और इधर अरब सागर, और नीचे क्या, हिंद महासागर। ये अरब सागर में है लक्षद्वीप, ये इधर क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। और इधर कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तब पूछा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये। अगला चलते 14 नंबर। किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति बनाती है। युवा मतलब क्या होता है, जो बाद में बना है, जिकर हाइट बढ़ते घटते रहता है। तो हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत जो है ना, हिमालय पर्वत का निर्माण बाद में हुआ था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है ना पहले अफ्रीका महादेश में था, बाद में चलते पानी में बहते हुए खिसकते हुए 1-1 सेंटीमीटर खिसकते खिसकते कहाँ पे आ गया, एशिया में आ गया। और दोनों को टकराने के बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, देखिए जैसे कहने मतलब क्या, इधर क्या था, यूरेशियन प्लेट, और इधर से आया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये भारत यहाँ पे आके टकराया तो फिर हिमालय बना था। तो हिमालय का निर्माण जो है ना बाद में हुआ था, जिसके कारण युवा स्थलाकृति को दर्शाने वाला पर्वत कौन है, हिमालय पर्वत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15।
भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में विभाजित किया गया जाता है? तो देखिए हम लोग जब क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पढ़े होंगे तो हम लोग को पता होगा कि भारत का जो टोटल भू आकृतियाँ था वो 6 भौगोलिक आकृतियाँ था। पहला हिमालय पर्वत जो उत्तर में सबसे था, उत्तरी पर्वतमाला, उसके नीचे में उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान, इधर था भारतीय मरुस्थल, नीचे था प्रायद्वीपीय पठार, इसके बगल में तटीय मैदान और इधर था द्वीप समूह। 6 था। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह, ये छवों भौगोलिक आकृतियां जो था ना बांटा गया था। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोले हैं। सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो नदियां हैं ना वो भारत में जल के द्वारा जो मिट्टी बनता है उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। तो उत्तर भारत में ये जो मिट्टी निर्माण करती है ना ये नदियां, वो मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, खादर एक बांगर। खादर किसको बोलते हैं? जो ज्यादा उपजाऊ होता है बांगर की अपेक्षा। बांगर थोड़ा कम उपजाऊ होता है। ठीक। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोले? हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में किस प्रकार की क्रिया करती है? तो देखिए नदी को जो है ना 3 अवस्था होता है। ये सबसे ऊपर वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं युवा अवस्था। क्या बोलते हैं? युवा अवस्था। बीच वाला को बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। कौन अवस्था? प्रौढ़ावस्था। और सबसे नीचे वाला को बोलते हैं वृद्धावस्था। कौन अवस्था? वृद्धावस्था। देखिए जब ये सबसे ऊंचाई पे होता है ना तो युवा अवस्था में होता है, ये पर्वत से जहाँ निकलता है। और जो युवा अवस्था में होता है ना यहाँ पे अपर्दन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? अपर्दन का। अपर्दन मतलब होता है काटना छाटना, केवल काटना छाटने का कार्य करती है। क्योंकि यहाँ पे पानी का स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए यहाँ पे अपर्दन ज्यादा होता है। जैसे प्रौढ़ावस्था में आती है मतलब समतली भूभाग में प्रवेश करती है तो काटने छाटने की क्रिया जो है ना थोड़ा कम हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा क्या करता है? अपर्दन तो होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। और अपर्दन किया गया जो वस्तु है, पत्थर है, मिट्टी है, उसको किनारे में छोड़ते हुए भी आने लगती है। मतलब वो जो मिट्टी छोड़ते हैं उसको निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। तो ये प्रौढ़ावस्था में निक्षेपण तथा अपर्दन होता है। निक्षेपण तथा अपर्दन होता है। और जो वृद्धावस्था होता है ना वहाँ पे स्पीड बहुत कम हो जाता है जिसके कारण वहाँ पे अपर्दन नहीं हो पाता है, केवल और केवल निक्षेपण होता है। तो बोला है ऊपरी भागों में। तो देखिए ऊपरी भागों में जो है ना केवल क्या होता है? अपर्दन होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोले हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी का सभी सहायक नदी जो है ना गोदावरी का है। किसका है? गोदावरी का। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? कर्कवृत्त पश्चिम के कच्छ की रण से लेकर देश के मध्य भाग होकर पूर्व में भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कर्क रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे गुजरात है। तो गुजरात के कच्छ की रण से शुरू हुआ, ये पश्चिम साइड है। तो वही बोला कि कर्कवृत्त पश्चिम में कच्छ की रण से। तो पश्चिम में कच्छ की रण, गुजरात की कच्छ की रण। उसके बाद राजस्थान पड़ते हैं, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 राज्य से गुजरता है। तो सबसे पूर्व में जो है ना किससे होकर गुजरता है? तो मिजोरम से। इसको याद रखने के लिए हम लोग जानते हैं पिछला क्लास में भी हम लोग जब मॉडल सेट पढ़ रहे थे, अगर नहीं देखे होंगे ना तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में अब 9th क्लास के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि 9th क्लास में जो भी मॉडल सेट मैथ का है, एसएसटी का है, हम डाल चुके हैं, उसमें जाकर देख लीजिएगा। इसमें एक ट्रिक है झार गमछा मित्र पे, उसमें आपका टोटल 8 राज आ जाएगा, लेकिन इसमें सीक्वेंस से नहीं आएगा, जहाँ तहाँ से आएगा, लेकिन 8 राज याद हो जाएगा। ठीक है। अगला इसका ट्रिक जो है ना पहले का वीडियो हम बना चुके हैं।
अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्या बोला है, भारत की जलवायु जो है ना किस प्रकार की हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। तो किस प्रकार की जलवायु से अत्यधिक हवाओं से अत्यधिक प्रभावित होती है, तो मानसूनी। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोला है, प्रायः कृषि कहाँ की जाती है। तो देखिए प्रायः जो है ना कृषि कहाँ की जाती है, तो उपजाऊ भूमि पे भी खेती होता है, असमतल भूभाग पे भी खेती होता है। क्या आप जहाँ भी खेती करते सब भूभाग समतल नहीं ना है, असमतल भी होता है, तो वहाँ पे भी खेती होता है। इसके अलावा जंगल तथा घास के मैदान, जंगल को भी काट करके भी खेत बनाया जाता है, घास के मैदान को भी वहाँ को घास साफ करके भी खेती किया जाता है। तो प्रायः जो है ना लगभग सभी जगह पे खेती होती है। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगला चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्या बोला है, स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पे जलवायु, अपरदन, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये वन जो होता है ना, वन ये सबको नियंत्रित करता है। क्योंकि देखिए जलवायु जैसे जहाँ पे हम लोग जानते हैं जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा होता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, तो जलवायु को भी नियंत्रण कर रहे हैं पेड़ पौधा। इसके अलावा अपरदन, मृदा अपरदन, जानते हैं जहाँ पे पेड़ पौधा होता है वहाँ पे मिट्टी को पकड़ के रखता हुआ पेड़, अब मिट्टी को काटने नहीं देता, तो मृदा अपरदन को भी नियंत्रित कर रहा है। नदियों की धारा, जैसे मान के चलिए नदी पेड़ में, पेड़ जो है ना कुछ पेड़ नदी में किनारे है, तो क्या होता है जब बाढ़ आता है ना तब नदी के जो स्पीड होता है ना वो पेड़ क्या करता है, रोकता है। तो नदियों की धारा को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो क्या हो जाएगा वन। अगला चलते 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्या बोले, निम्न में से जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। जनसंख्या परिवर्तन, तो जन्म अगर मान के चले कहीं पे जनसंख्या अगर 100 है और 5 व्यक्ति का जन्म हो गया तो 105 हो गया, तो जनसंख्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। इसके अलावा मृत्यु, मान के चले 4 मर गया तो इससे भी परिवर्तन होता है। प्रवासन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, 100 व्यक्ति है 5 व्यक्ति चले गए दूसरे जगह पे तो जनसंख्या परिवर्तन हो गया, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 4 क्या बोले, निम्न में से कौन हर व्यक्ति को अपने शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को शोषक बन जाने का अधिकार देता है। ना संविधान देता है, ना लोकतंत्र देता है, ना सरकार, ना राष्ट्रपति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो अपने आप को शोषक बन जाने का अधिकार देता है। तो इसमें से जो है ना एक भी आंसर सही नहीं है। अब इसका आंसर क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि 4 ऑप्शन है उसमें एक मारना है, लेकिन ये कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को शोषक बन जाने का अधिकार देता है। तो इसका अगर आंसर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। हमें तो नहीं पता कि क्या होगा सो, क्योंकि कोई भी संविधान क्या हमें शोषक बनने का अधिकार देता नहीं देता है। तो इसका आंसर शायद हो सकता है कि इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोला है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया तर्क, लोकतंत्र में क्या नहीं होता है, तो धनवानों की प्रबलता, धनवानों की प्रबलता नहीं होती। लोकतंत्र है यहाँ पे कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई भी जीत सकता है कि नहीं। लेकिन आयोग्यों की पूजा होती है, क्योंकि मान के चलिए जो वोटर्स होता है आयोग होता है, योग नहीं होता लेकिन फिर भी उसको पूजा करना पड़ता है चुनाव के टाइम में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, धनवानों की प्रबलता। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या बोला है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो हम लोग सब जानते हैं 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था, 50 में, 26 जनवरी 1950 में। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 27। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। यह कथन 1931 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। अगला चलते 28। 28 क्या बोले, 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इसके साथ ही वहां निम्न में से क्या परिवर्तन देखने को मिला। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई, हाँ रंग भेद वाली, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हम लोग जानते हैं रंग भेद बहुत होता था, तो रंग भेद एक तो खत्म हुआ। रंग भेद मतलब ये गोरे काले का ज्यादा भेदभाव होता था, तो ये खत्म हुआ। इसके बाद सभी नस्लों के लोग मिली जुली सरकार बनी, हाँ
चाहे वो गोरे चाहे काले किसी भी नस्ल का हो, मिली-जुली सरकार बनी, गणराज्य का एक नया झंडा लहराया गया, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगला चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोले, किसी भी लोकतंत्र को में नियमित अंतरालों पर निम्न में से क्या अनिवार्य होता है। तो लोकतांत्रिक देश जो होता है ना, उसमें एक निश्चित अंतराल पे चुनाव जरूरी होता है कि नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में सरकार बदलते रहती है, जो अच्छा कार्य करती है उसी को चुना जाता है, तो चुनाव जरूरी होता है। अगला चलते हैं 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो भारत के निर्वाचन आयोग को निम्न में से क्या अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं ऑप्शन क्या बोले है। चुनाव प्रक्रिया को के संचालन में निर्णय लेना, चुनाव प्रक्रिया के संचालन में निर्णय, हाँ ये चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। दूसरा, आदर्श चुनाव संहिता लागू करना, हाँ ये भी करता है। सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, हाँ सभी। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है ना सभी कार्य करती है, चुनाव प्रक्रिया का संचालन का निर्णय करती है, आदर्श चुनाव संहिता लागू करती है, इसके अलावा सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश भी देती है। तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अगला चलते हैं 31। 31 क्या बोले, निम्न में से कौन से अधिकार सरकार का प्रमुख होता है, या निम्न में से कौन सरकार का प्रमुख होता है तथा सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करती है। तो यहाँ पे जो सरकार का प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोले, 1779 ईस्वी में सरकार ने सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग को किस नाम से जाना जाता है। मतलब ये 1979 में सरकार जो है ना सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का उद्देश्य एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग को बोलते हैं मंडल आयोग। क्या बोलते हैं, मंडल आयोग। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 क्या बोले, निम्न में से किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार, क्योंकि पहले जो है ना मौलिक अधिकार की कुल संख्या 7 था, जेकरा में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को हटा के इसे कानूनी अधिकार बता दिया गया। कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 क्या बोला है, पालमपुर के अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के माने जाते हैं उनके कितने परिवार थे। तो उनके पास जो है ना टोटल 80 परिवार थे। कितना थे, 80। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कितना है, 35। 35 क्या बोला है, निम्न में से कौन उत्पादन के निष्क्रिय साधन माने जाते हैं। निष्क्रिय मतलब वो अपने आप जो है ना उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर मान के चलिए एक ऑप्शन पूछता कि कौन है सबसे अधिक निष्क्रिय साधन, तो हम बोलते भूमि। कौन बोलते, भूमि। लेकिन अगर यहाँ पे केवल भूमि तो ऑप्शन नहीं दिया है, भूमि पूंजी, भूमि उर्वरक, भूमि कीटनाशक, इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऐसे में क्वेश्चन पूछिए तो हम बोल सकते हैं भूमि और पूंजी। भूमि और पूंजी ये निष्क्रिय साधन है, ये अपने आप कोई चीज का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, भूमि और पूंजी। लेकिन अगर केवल रहता भूमि पूंजी उर्वरक कीटनाशक, तब क्या हो जाता, तब भूमि को मारते। ठीक, सबसे पहले भूमि, उसके बाद पूंजी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 ना। जब प्राकृतिक संसाधन या भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती, मतलब प्राकृतिक संसाधन या भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती, मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ता है तो किस आवश्यकता की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे 4 है, खाद्यान्न की मांग बढ़ती है कि शिक्षा के, चिकित्सा के, सब है। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी। क्या कि जनसंख्या बढ़ता है तो खाने वाला वस्तु भी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, सब चीज़ बढ़ जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
37 क्या बोला है? जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं पा सके तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बेरोजगारी। क्योंकि इच्छुक है, हमको काम चाहिए और हम काम करने के लिए भी तैयार है। जैसे मान के चलिए कोई मिस्त्री होता है, 600 या 800 जो भी एक पेमेंट होता है, उतना में वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसे बेरोजगारी कहा या बेरोजगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरोजगार। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या बोले हैं? निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः 5 वर्ष में निम्न में से किसके दो माध्यम से किया जाता है? तो हम लोग को याद रखना है, ये जो किया जाता है ना निर्धनता गरीबी रेखा से नीचे कौन है, इसका आकलन जो है ना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब ये नए ऑप्शन में रहे तब हम लोग को लगाना है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के द्वारा। नहीं तो फिर क्या रहेगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के द्वारा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य निम्न में से किस कारण से निर्धनता को कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं? तो हम लोग जानते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है? खेती। तो उच्च कृषि में वृद्धि की दर। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले हैं? सरकार निम्न में से किसके माध्यम से बफर स्टॉक का रख रखाव करती है? तो बफर स्टॉक का रख रखाव जो है ना भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े ना तो हार्ड जरूर लगेगा। यहाँ पे क्या है कि आप मॉडल सेट एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। और आपका कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उसे भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।